हाय गाइस, वेलकम टू ए टू जेड एग्जाम चैनल और मैं हूं संदीप शर्मा। 360 बायोलॉजी का पार्ट आज 3 देखेंगे। 3 का आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुभोजी कौन होते हैं, है ना। हमें बताना है जो जीवाणुभोजी होते हैं बैक्टीरियोफेज वो कौन होते हैं। तो आपको ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है कि मनुष्यों को संक्रमित करने वाला परजीवी विषाणु होता है, या प्रवस्थाओं में वृद्धि करने वाले विषाणु, या जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु, या एक प्रकार के मिट्टी के जीवाणु होते हैं। तो हमें पता है कि जो जीवाणुभोजी होते हैं वो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु होते हैं, है ना। जीवाणुभोजी कौन कहलाते हैं? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अंगारों ऊन प्राप्त की जाती है। क्या कह रहा है? अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, वो किसके द्वारा? तो आपको ऑप्शन फर्स्ट है कि तिब्बत मृग की, क्या है ऑप्शन, कि तिब्बत मृग की एक प्रजाति से, शशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से, लोमड़ी की एक प्रजाति से, या भेड़ की एक प्रजाति से। तो हमें पता है कि जो अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है वो हमारे शशक अथवा बकरे की एक प्रजाति होती है, उससे प्राप्त की जाती है अंगोरा ऊन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें बी होगा। क्या होगा? बी होगा। शशक अथवा बकरे की प्रजाति से अंगोरा नामक ऊन प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा। और हाँ, उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसी लगी, है ना, नाम, ताकि पता चले कि आप कौन है। चलिए आपको तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी कवक सदैव होते हैं। क्या है कि सभी कवक सदैव होते हैं, कि मतलब कवक कैसे होते हैं? जो होते हैं विविध पोषी होते हैं, या स्वयं पोषी होते हैं, या परजीवी होते हैं, या मृतोपजीवी होते हैं। तो हमें पता है कि जो सभी कवक होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। दैट मीन वो कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। फंगस कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, है ना, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है। क्या कह रहा है? बीजों की प्रकृति जो होती है किस में उत्पन्न हुई है? शुरुआत जो बीजों की हुई वो किससे हुई थी? कौन से, मतलब कुल बताना है, राइट। कि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, अब शैवाल कवक, तो इनमें से किससे हुई है ना, फर्स्ट टाइम उसको बताना है। तो फर्स्ट है आपको ऑप्शन है टेरिडोफाइट से हुई थी, या ब्रायोफाइट से हुई थी, या शैवाल से, या कवक से। तो हमें पता है कि जो बीजों की फर्स्ट उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई थी? ब्रायोफाइट से। किससे? ब्रायोफाइट से हुई थी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो अधिकतर किस में पाए जाते हैं? तो हमें पता है विषाणुओं में पाए जाते हैं, या फिर जीवाणुओं में पाए जाते हैं, या कवकों में पाए जाते हैं, या अनावृत बीजों में पाए जाते हैं। कौन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा की बात कर रहा है, तो अधिकांशतः यार ज़्यादा वो एक ही बात है, पाए जाते हैं। वो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जीवाणुओं में, किसमें? जीवाणुओं में। एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? जीवाणुओं में पाए जाते हैं, राइट। एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा किस में? जीवाणुओं में पाए जाते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, राइट। हमें पता है कि जो हमारे यानी मनुष्यों की बात कर रहा है तो उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 पेयर, राइट। 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम यानी एक जोड़े में कितने होते हैं? 2। 1 पेयर इक्वल 2 क्रोमोसोम, राइट। तो हमें पता है कि जो लिंग का निर्धारित करता है
लिंग का निर्धारण जो यहाँ से होता है तो 22 यानी 22 जोड़े इक्वल होते हैं, 22 जोड़े इक्वल होते हैं। अब बचे कितने हमारा 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा से लिंग का निर्धारण होता है 23वां जोड़ा से, राइट, 23वां पेयर से, 23वां पेयर से, यानी कहना चाहिए तो x और y से, वो किस में, और x और y से, यानी x और y किस में होता है, ये पुरुषों में होता है, किसमें, पुरुषों में यानी पिता में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में जो पिता दिख रहा है वही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, पिता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, है ना। सो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में पाया बदला जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है, हमें पता है प्रोटीन दूसरे रूपों में टूट जाता है, वो किस रूप में बदल जाता है वो बताना है, राइट। तो हमें पता है कि जो हमारा प्रोटीन है वो ऑप्शन आपको दिख रहा है एमिनो अम्ल, शर्करा में या फिर ग्लूकोज या वसा में। तो हमें पता है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है, किस में, प्रोटियोज के कारण किस में टूट जाता है, अमीनो अम्ल में टूट जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है ना। तो पर्यावरण जो हमारा है उसका अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा, यानी सभी किसी का भी अध्ययन किया जाए उसका एक विशेष है क्या बना दिया जाती है, शाखा बना दी जाती है ना, उसके अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण में जिसका किया जाता है हमें वो बताना है। तो हमें पता है कि अनुवांशिकी कहा जाता है, फर्स्ट है कि वर्गिकी कहा जाता है, कि वर्गिकी, थर्ड ऑप्शन आपको कायिकी है, और फिर है पारिस्थितिकी, राइट। तो हमें पता है कि जो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, राइट। तो इससे संबंधित कुछ लास्ट वीडियो में भी आपको क्वेश्चन थे, तो उनकी आपको लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था, राइट। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, डार्विन, बिडाल और टेटम ने, मॉर्गन ने, मेंडल ने। तो हमें पता है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, बिडाल एवं टेटम नामक दो वैज्ञानिक थे। कौन, बिडाल एवं टेटम नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। क्या कह रहा है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, एक्टोकार्पस से, एक्टोकार्पस नामक शैवाल से, या लैमिनेरिया नामक शैवाल से, या यूलोथ्रिक्स से, या ओडोगोनियम से। क्या शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन कहाँ से मिलता है, इसे समुद्री जल से मिलता है, दैट फिर भी देखते हैं किससे प्राप्त होती है। तो हमारे ऑप्शन नंबर आपको 4 दिख रहे हैं, जिनमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया क्या समुद्री होगा तभी आयोडीन प्राप्त होगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है। क्या कह रहा है, मनुष्य में मादा जनन अंग होता है जो है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से किस हार्मोन्स की प्राप्त होती है, रिलैक्सिन की, एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरॉन की, या सभी कथनक की। तो हमें सिंपल, ये तो बहुत पहले से अपन पढ़ते आ रहे हैं, जो होगा उसमें कौन से रिलैक्सिन हार्मोन्स की, किससे, मादा जनन। इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें क्या हो जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन्स, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। सो प्रोजेस्टेरॉन की भी होती है बट एस्ट्रोजन की नहीं होती है, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के द्वारा होता है, राइट। तो हमारे ऑप्शन आपको फर्स्ट दिख रहा होगा, मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, टमाटर का पर्णकुंचक, सिट्रिक पश्चुमारी, गेहूं का टुंडू रोग। तो हमें पता है कि जो हमारा क्या कर रहा है, पादप रोग जीवाणु के कारण होता है, वो हमारा जो होगा तो गेहूं का टुंड रोग होता है, राइट।
गेहूं का टुंड रोग होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा, है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ ऊन अति उत्तम है। कहाँ, राजस्थान में। मगरा नामक, मारवाड़ी नामक, नली नामक, चोकला नामक, हमें वो बताना है ना। तो हमें पता है कि जो राजस्थान में भेड़ है, कौन है की किस्म की भेड़, वो कौन हो कहलाती है, चोकला। चोकला मानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला है। निम्न मसालों में से फूल की कलियों से जो प्राप्त होता है हमें वो बताना है, यानी फूल ही रूपांतर करने का मसाला का, वो धनिया है, जायफल है, जीरा है, या फिर लौंग है। तो ये तो हमें अब बोलते रहते हैं बीच बीच में, यानी हमें पता है क्या होती है, लौंग होती है। क्या होती है, लौंग, राइट। लौंग मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा, है ना। देखते होंगे आप लौंग में, आप पीछे साइड कभी कभी फूल का वो जो उसमें, राइट, क्या बोलते हैं अपन, शुकनार टाइप के, वो उसमें गोले भी जो होता है ना ऐसे कुछ नुमा, उसमें लगे भी रहते हैं, राइट। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं। क्या कह रहा है, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियां अधिक मरती हैं। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल, राइट। तो हमें पता है शीतकाल मतलब ठंड की बात कर रहा है ना, और फिर ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों की बात कर रहा था। तो क्यों ऐसा होता है हमें वो बताना है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, आविष के सांद्रण के कारण, रोग के फैलने के कारण, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, या खाने की कमी के कारण। तो हमें पता है कि जो गर्मियाँ आती हैं उसमें थोड़ा ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी, विरल हो जाती है, फैल जाती है, इसलिए ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण क्या हो जाती है, मछलियाँ शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में ज़्यादा मरती हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या होगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल किस में नहीं होता है हमें वो बताना है। फर्स्ट है ब्रायोफाइटा, फिर है टेरिडोफाइट, फिर है शैवाल की कवक में नहीं होता है। तो हमारे जो चार ऑप्शन है उनमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, आपको जिनमें नहीं पाया जाता वो है टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हमें बी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, बी में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहते हैं। अजीब बात है ना, कि जिन पौधों में बीज तो बनते हैं, कौन, बीज, पर क्या नहीं होता, पुष्प नहीं लगते, बिना पुष्प के ही बीज बन जाता है। वो कौन से पौधे हैं, हमें उनके बारे में बताना है। तो हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन आपको आवृतबीजी है, सेकंड अनावृतबीजी, फिर है टेरिडोफाइट्स, फिर है ब्रायोफाइट्स। तो ये तो सिंपल से मतलब बात है, जो अनावृतबीजी होते हैं एंजियोस्पर्म उनमें होता है ऐसा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, अनावृतबीजी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया नामक एक रोग होता है, वो किससे, ईस्ट से, कि प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, कि विषाणु से उत्पन्न होता है, हमें वो बताना है। कौन सा रोग, हाइड्रोफोबिया नामक रोग। तो हमें पता है जो हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है हमारा वो किससे, विषाणु से होता है। किससे, विषाणु से होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, स्तनी, राइट। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कह रहा है, राष्ट्रीय स्तनी का मतलब स्तनधारी से संबंधित है, और राष्ट्रीय शब्द लगा है। सो हमें पता है कि जो भारत का राष्ट्रीय स्तनी है वो हमारा जो बाघ होता है, कौन होता है, बाघ, वो होता है, राइट। और ये तो बाघ क्या है, राष्ट्रीय पशु, बाघ हम लोग राष्ट्रीय पशु की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पशु समझ लो आप। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी, बाघ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक, राइट, यानी प्रदूषण जो होता है उसके कुछ विश्वसनीय सूचक, यानी उन हमें कैसे सिग्नल मिलता है कि प्रदूषण ज़्यादा है या कम है। तो इनमें से प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके बारे में आपको, उन्हीं से आपको कुछ सूचक इंडिकेटर के बारे में बताना है। तो हमें पता है फर्स्ट ऑप्शन फर्न तथा साइकस है, फिर शैवाल तथा लिवर्टर है,
कि लाइकेन तथा मांस है या नीम तथा पेड़ के आइकोर्निया है। तो हमें पता है कि जो हमारे शैवाल इंडिकेटर होते हैं, राइट, प्रदूषण इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर या प्रदूषण सूचक होते हैं, वो हमारे लाइकेन तथा मांस के पौधों से पता किया जाता है। किससे? लाइकेन और मांस के पौधों से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जाता है। फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जाता है? पादपों की पानी की आपूर्ति घटाकर, फलों की परिपक्वता के दौरान यूरिया छिड़ककर, आपस में इथाइल सांद्रण को बढ़ाकर, आपस में ऑक्सीजन सांद्रण को बढ़ाकर। तो हमें पता है कि जो फलों का पकने की क्रिया तेज की जाती है वो हमारे आसपास के इथाइलिन, किसको? इथाइलिन नामक हार्मोन्स को बढ़ाकर सांद्रण को बढ़ा दिया जाता है उनके पहुंचने को, जिससे क्या हो जाता है? फल जल्दी पकता है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। किसकी बात कर रहा है? महिला की बात कर रहा है। तो हमें पता है पुरुष को, एक कार्यशील पुरुष को 3600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, बट महिला की यहाँ पे बात कर रहा है तो हमें महिला के बारे में बताना है, राइट। तो और यहाँ पे ग्राम में बात कर रहा है तो ग्राम में हमें बताना है। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? फर्स्ट 40 है, फिर 45 है, फिर 37 है, फिर 30 है। तो हमें पता है कि जो कार्यशील महिला होंगी उनके लिए हमें यहाँ पे तो फैक्ट्री याद कर लीजिए, 45 होगा। कितने? 45 ग्राम, है ना, 45 ग्राम होगा, राइट। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 45 ग्राम, 45 ग्राम। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनोस्मिया कहते हैं, राइट। एनोस्मिया जो होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श संवेदना की कमी, ऊष्मा संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्वाद संवेदना की कमी को। यानी इनका संबंध जो है कहीं न कहीं से किससे? नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से है। दैट मीन एनोस्मिया जो है वो एक प्रकार की कमी से होता है जो हमारी स्किन पे यानी सूचनाओं को ले जाती हैं तो या ऑब्जर्व करती हैं, वो किसे कहते हैं? एस्नोमिया। क्या? एस्नोमिया, है ना। एनोस्मिया किसकी कहते हैं? वो यानी हमें दिख रहा है किसकी कमी से हो जाता है। तो हमें पता है कि जो एनोस्मिया है वो हमारे घ्राण संवेदना की कमी से होता है। किससे? घ्राण संवेदना की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। किसकी बात कर रहा है? एजोला बहुधा जो है वो किसके रूप में कर रहा है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी राइट कौन है वो बताना है ना। तो हमें पता है एजोला बहुधा का जो सहचारी है वो हमारा कौन है? नील हरित क्रांति सहचारी है, राइट। क्योंकि फफूंद होगा नहीं, मांस नहीं होगा, शैवाल नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नील हरित क्रांति हो जाएगी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है। क्या कह रहा है? निम्न में से जो कौन सी नस्ल मुर्गी नस्ल में सबसे अधिक अंडे देती है, कौन? मुर्गी की बात हो रही है, मुर्गी सबसे ज़्यादा। तो हमें पता है कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो यानी फर्स्ट क्या दिया होगा? कली मीनोर का, फिर एस्ट्रोश्वेत, फिर ब्रह्मा, फिर श्वेत लेग हरने। क्या है? मुर्गियों के प्रकार हैं, राइट। तो प्रजाति या प्रकार जो भी आप मान लें, तो हमारा पता है कि जो हमारा काली मोनार्का नहीं होगा, एस्ट्रोश्वेत नहीं होगा, ब्रह्मा नहीं होगा, तो श्वेत लेग हर्न होगा। कौन? श्वेत लेग हर्न होगी, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? श्वेत लेग हर्न, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आलू में मोजेक रोग का तत्व कारक है। आप तो इसके बारे में बहुत सुने होंगे। जीवाणु है कि विषाणु है कि लाइकेन है कि फफूंदी है। तो हमें पता है कि जो हमें आलू में मोजेक रोग का तत्व या कारक होता है वो कौन होता है? जीवाणु होता है। कौन होता है? जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है?
श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है वो क्या होती है, हमें वो बताना है। तो परिवर्तन नहीं होगा, संश्लेषण नहीं होगा, दहन नहीं होगा, विघटन होती है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो होती है वो क्या होती है, विघटन होती है। मतलब सांस लेते समय हमें ऊर्जा की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है, और ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है जिससे ऊर्जा हमारी जब यूज होने के बाद नष्ट होती है, यानी क्या हो जाता है, विघटन होता है ऊर्जा का, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। किस पे, वृक्ष होते हैं, वृक्ष की छालों पे कोप्रोफिलस कहते हैं, सक्सिकोलस कहते हैं, कॉर्टिकोलस कहते हैं, जूफिलस कहते हैं। जो वृक्षों पर छाल होते हैं उनमें कवक उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, राइट। तो हमें पता है कि जो वृक्षों पर छाल उगते हैं उन कवकों को, तो ऐसी क्रिया को हम कॉर्टिकोलस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। छालों कवकों का उगना कॉर्टिकोलस कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 28 का क्या हो जाएगा, मतलब 28 क्वेश्चन चल रहा है, सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि निम्न में से सार्क SARS क्या है, राइट। इस SARS शॉर्ट में अपन सार्स क्या है वो बताना है। तो हमें फर्स्ट दिख रहा है संचार एक प्रणाली है, क्या कह रहा है, संचार प्रणाली है, या कवक जनित रोग है, या विषाणु जनित रोग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सार्स जो है तो संचार प्रणाली नहीं है, कवक जनित रोग भी नहीं है, विषाणु जनित रोग भी नहीं है, राइट। सो विषाणु जनित रोग है, हाँ विषाणु जनित रोग है, क्या है, विषाणु जनित रोग है, राइट। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ आज का ये 30वां क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन है, और ये आज का क्वेश्चन क्या है, लास्ट है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, कायिक जनन पर, उपयुक्त सभी पर। और कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और हाँ कमेंट करेंगे आप कैसे, नाम के साथ, राइट, और नाम के साथ करेंगे ताकि हमें पता चले आप कौन हैं, राइट। सो आप क्या करेंगे, नाम के साथ कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में लास्ट जो आएगी पार्ट नंबर 4 में हम आपको बताएंगे। सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत पर आधारित कौन से क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन, कायिक जनन, उपयुक्त सभी, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत है ना। तो चलिए, और हाँ यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी तरह की महत्वपूर्ण A to Z एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, सो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपको, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, 30 क्वेश्चन हो गए पार्ट 3, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड होगा। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, है ना। सो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड होगी। सो थैंक्स।